Namaste, I'm Jeevin Dr. Sapna Gehlot and my session is on collective security. पहले हमने असमानताएं देखी थी, the difference between and the similarities between the collective security and balance of power. अब हम देखेंगे इनकी समानताएं और आगे similarities में, समानताओं में दोनों ही अवधारणाएं यानी बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी शांति के लिए युद्ध यानी वॉर ऑफ पीस में विश्वास रखती हैं। दोनों ही राज्यों के सामूहिक सहयोग में विश्वास करती हैं। दोनों का लक्ष्य सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा विश्व शांति की स्थापना तथा राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। दोनों ही विचारधाराएं शक्ति के विचार पर आधारित है तथा इनमें राष्ट्रों की पारस्परिक शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। बैलेंस ऑफ पावर एंड सामूहिक सुरक्षा दोनों शक्ति की अधिकता पर बल देते हैं। दोनों ही सिद्धांत यथाशक्ति कायम रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थायित्व, शांति व सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं। दोनों ही सिद्धांत आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। यद्यपि दोनों का लक्ष्य शांति बनाए रखना है, परंतु भविष्य में स्थायी शांति बनाए रखने की दृष्टि से वर्तमान शांति भंग करने की उचित समझते हैं। प्रभावशाली विश्व सरकार के अभाव में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को शक्ति संतुलन के रूप में ही लागू किया जा सकता है। शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों शक्तियों का नियंत्रण करने के साधन हैं। पहला है सामूहिक सुरक्षा एवं राष्ट्र संघ। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा ने राष्ट्र संघ के रूप में पहली बार संगठनात्मक रूप धारण किया। राष्ट्र संघ के विधान की धारा 10 से 16 तक सामूहिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई। इन प्रावधानों के बावजूद राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा पद्धति सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकी। राष्ट्र संघ के अंतर्गत किए गए सामूहिक सुरक्षा के कुछ कार्यों का विश्लेषण करने से इस व्यवस्था की बुनियादी कमजोरियां उभर कर सामने आ जाती हैं, जैसे कि कोफ टापू का मामला, मंजूरिया जो केस था, और ये एबिसिनिया पर आक्रमण अटैक उन पर 1935 इत्यादि। सामूहिक सुरक्षा के विकास और लागू करने के साधन के रूप में राष्ट्रसंघ पूरी तरह दुविधाग्रस्त था तथा वास्तव में प्रारंभ से ही शक्तिहीन था। सामूहिक सुरक्षा व राष्ट्रसंघ के बाद हम देख रहे हैं कि सामूहिक सुरक्षा एवं संयुक्त संघ। लीग ऑफ नेशंस की की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था राष्ट्र संघ के अंतर्गत स्थापित व्यवस्था से अधिक प्रभावशाली है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के विधानों के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि शांति स्थापना के लिए जब जैसी आवश्यकता हो तब संघ के सदस्य राष्ट्रसंघ परिषद की सहायता के लिए अपने सशस्त्र सैनिक तथा अन्य सुविधाएं परिषद के सुपुर्द करेंगे। शांति और व्यवस्था स्थापित करना सुरक्षा परिषद का प्रमुख दायित्व है। फिर भी महासभा के शांति के लिए एकता प्रस्ताव में ये व्यवस्था कर दी है कि यदि कभी शांति के लिए संकट पैदा हो अथवा शांति भंग हो अथवा आक्रमण हो जाए और सुरक्षा परिषद अपने स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो प्रयोग किया जाने के कारण कोई कार्रवाई न कर सके, तो महासभा उस विवाद को अपना संकटकालीन अधिवेशन बुलाकर तुरंत अपने हाथ में ले सकती है और स्थिति का ये मुकाबला करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सुझाव दे सकती है, जिससे सशस्त्र सेना के उपयोग का सुझाव शामिल है। यूएनओ ने कलेक्टिव सिक्योरिटी से संबंधित जो कार्रवाई की, जैसे कि कोरियन क्राइसिस यानी कोरिया का मामला, फिर है श्वेत संकट का मामला जो कि 1956 में 1956 में, और फिर है इसका खाड़ी संकट जो कि अगस्त 1990 में। नेक्स्ट है लीग ऑफ नेशंस और यूएनओ की सामूहिक। अगर हम देखेंगे तो जो हमारे लीग ऑफ नेशंस है और जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनके मध्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनमें एक तुलना क्या है, दोनों में क्या अलग है, ऐसी क्या तुलना है कि कभी राष्ट्रसंघ इतना हावी है या क्या है। देखिए, यूएनओ को आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र का प्रयोग का अधिकार है जो राष्ट्रसंघ को प्राप्त नहीं था।
कलेक्टिव सिक्योरिटी की कार्रवाई को सफल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत महाशक्तियों को वीटो प्रदान करके विश्व रूप से उत्तरदायी बना दिया है। महाशक्तियों का वीटो की शक्ति राष्ट्र संघ के अंतर्गत प्राप्त नहीं थी। सामयिक सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान में प्रादेशिक संगठनों की स्थापना की उचित बताया गया है और सदस्य राष्ट्रों को ऐसे संगठन बनाने की अनुमति दी गई है, परंतु राष्ट्रसंघ के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। राष्ट्रसंघ ने मंचूरिया अथवा एबिसिनिया की घटनाओं को समय भी सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों को क्रियान्वयन नहीं किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र सभा के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक क्रांति की सूचक है और यूएनओ के अंतर्गत वह उस क्रांति के फल हैं जो कि मजबूत बनाने के प्रयत्न में सूचक है। अब है कि क्या सामयिक सुरक्षा की प्रासंगिकता के कारण क्या है। परमाणु युद्ध के खतरे में अब ऐसी अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं जिससे सामूहिक सुरक्षा को एक तरीके से असामयिक बना दिया है। आक्रमण का तरीका, परोक्ष आक्रमण, ये सिद्धांत जो है ये जो सिद्धांत बन गया है कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक पुराना हो गया है। क्लॉट ने सामूहिक सुरक्षा को सामान्य नीति के प्रति एक अयथार्थवादी दृष्टिकोण यानी अनरियलिस्टिक कहा है। सामूहिक सुरक्षा पद्धति बल प्रयोग शांति स्थापित करना चाहती है। सामूहिक सुरक्षा ये मानती है कि युद्ध अनिवार्य है और युद्ध न होने देकर अथवा युद्ध होने पर सामूहिक रूप से बल प्रयोग द्वारा शांति स्थापित की जानी चाहिए। ऐसी शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती। ये युद्ध द्वारा स्थापित शांति अंततः एक और युद्ध को जन्म देती है। अतः सामूहिक सुरक्षा पद्धति द्वारा विश्व शांति की कल्पना करना व्यर्थ है।